प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश भाग 3 नई किताब आई है पर्यावरण की, उसका अध्याय 10 है भारत का मानचित्र और भौगोलिक विविधता। सबसे पहले इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं और पार्ट के अंदर आने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पार्ट की ओर। तो उससे पहले बता दें कि भौगोलिक विविधता, इसका अर्थ है कि भारत का जो भूगोल है उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं जो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलते हैं। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, नक्शा देखा होगा, विद्यालय की दीवार पर भी शायद बना हुआ देखा होगा। यहाँ दिए हुए भारत के मानचित्र चित्र नंबर 1 में आप राज्यों को पहचानो, नीचे दी गई कविता को हाव भाव से पढ़िए। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे, चित्र नंबर 1 को। तो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा भारत का मानचित्र। इसके सबसे ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उसके बाद हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर आ जाता है गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी कि 28 राज्य हैं इसमें भारत में। और इधर दिख रहा है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और नीचे जो दक्षिण में जो राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, ये राज्य हैं। और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से हैं, एक तो सिक्किम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश आपको बोल ही दिया। तो ये सभी राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम उस कविता को पढ़ेंगे हाव भाव से। रानी बिटिया की यह कविता है कि रानी बिटिया चली घूमने, पहले दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। दिल्ली से कहाँ जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा, रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। तो रानी बिटिया कहती हैं, बोली, कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया, ऐसा झूठ सरासर है, यानी उसकी माँ बोलती हैं कि ऐसा झूठ मत बोलो। तो झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। यानी कि वो कह रही है कि मैं अपने घर ही, यानी कि भारत में ही घूम रही हूँ और वापस घर पर आ गई हूँ। और यहाँ पर कुछ अलग दिए गए हैं कि आप भी अपनी किसी यात्रा के बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद लिखे, कहानी लिख सकते हैं या मौखिक रूप से उसे साझा करें। अपने दोस्तों के साथ साझा करनी है कि आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा है और कौन कौन से मार्ग पर आप चले हैं। उसके बाद कविता में जिन स्थानों का उल्लेख है, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, रामेश्वर, उन्हें भारत के मानचित्र पर खोजें और उनका स्थान चिन्हित करें। तो सबसे पहले देखते हैं, ये रहा आपका दिल्ली शहर, यानी कि राजधानी भारत की। वो सबसे पहले कहाँ जाती है, चंडीगढ़ जाती हैं। चंडीगढ़ से वापस जयपुर आती हैं। जयपुर के बाद वो कहाँ चली जाती हैं, रामेश्वरम, जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर, उसमें जाती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज। प्रश्न नंबर 1 है, अपने राज्य को पहचान कर मनपसंद रंग से रंग करिए। तो इसमें अपना राज्य कौन सा है, हमारा राज्य राजस्थान है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई सा भी आपको रंग भर देना है, तो ये इसकी अलग पहचान हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, नाम लिखिए। तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर दिशा में एक तो क्या है, पंजाब आता है और एक आता है हरियाणा। दो है जो राजस्थान के उत्तर में आते हैं राज्य, आपको नाम लिख देना है। अगला प्रश्न तीसरा, राजस्थान के दक्षिण दिशा में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, नाम लिखिए। तो राजस्थान के दक्षिण दिशा में देखेंगे हम, तो आपको मानचित्र में दिख रहा होगा राजस्थान का दक्षिण दिशा में एक तो गुजरात आता है और एक मध्य प्रदेश आता है, ये दोनों राज्य आते हैं। तो आपको नाम लिख देना है इन दोनों का।
अगला प्रश्न है चौथा, राजस्थान के पूर्व दिशा के राज्यों को भिन्न भिन्न रंगों में भरिए। तो राजस्थान के पूर्व दिशा में कौन कौन से हैं, देखिए आप इसमें आपको दिख रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश और आधा क्षेत्र मध्य प्रदेश का आता है। तो आपको क्या करना है, इसमें रंग भर देना है। अगला प्रश्न पांचवा, आकार में बड़े 3 राज्यों को पीले रंग से रंगो और उनकी राजधानी के चारों ओर घेरा बनाओ। तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान के भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एक तो राजस्थान हो गया, इसमें आपको रंग भरना था। दूसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों पर आपको क्या करना है, रंग भर देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला मानचित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें बंगाल की खाड़ी दर्शा रखी है, इधर अरब सागर है और इधर है जो भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है और इधर है चीन। तो इधर कौन सा है देश, म्यांमार देश है। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज की ओर, गतिविधि 2 में, कि अब मानचित्र 2 में अपने देश भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को देखिए। क्या आप पहचान सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन देशों के नाम लिखें। तो इसमें बताया गया पश्चिम दिशा में कौन सा देश है, हमारे पाकिस्तान है। तो आपको क्या करना है, पाकिस्तान लिखना है। अगला है इसमें पूछा उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान आता है। पूर्व दिशा में बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण दिशा में श्रीलंका देश आ जाता है। मानचित्र में भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि श्रीलंका ये रही, और इसमें चीन, पाकिस्तान, म्यांमार ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, अगली लाइन है इस पार्ट की, भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषता हैं और बहुत ही बड़ा देश है, जिसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश शामिल हैं। यहाँ पर पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, समुद्र तट और द्वीप समूह जैसे विभिन्न प्राकृतिक स्थल हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा भौगोलिक विशेषता। इसमें बताया है 1 नंबर में भारत की तटीय सीमा। तो समुद्र को देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है। क्या आपने कभी समुद्र देखा है? अगर देखा है तो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि मैं वहाँ पर समुद्र देखने गया था, अरब सागर का या बंगाल की खाड़ी के पास में है, जो वास्तव में चित्रों में और टीवी पर देखा हो समुद्र के बारे में चर्चा करनी है अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान राज्य समुद्र से काफ़ी दूर हैं, इसलिए अगर समुद्र देखना हो तो हमें गुजरात या भारत के अन्य तटीय राज्यों में जाना होगा। तटीय राज्य किसको बोलते हैं? जिसकी सीमा समुद्र के साथ लगती हो। तो भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जिस भूभाग के तीनों ओर पानी हो और एक ओर भूमि हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप की विशेषता आ सकती है परीक्षा में, तो आपको ये लिख देनी है। अब है गतिविधि 3। पहली है प्रश्न, मानचित्र 1 में भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर है, आप देख सकते हैं कि मानचित्र में कि गुजरात की सीमा भी समुद्र के साथ लगी हुई है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कौन सा हो गया, हाँ तो ये इसके साथ समुद्र के साथ सीमा लगती हैं। अगर आप कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समुद्र से लगे हुए हैं राज्य। दूसरा प्रश्न है कि मानचित्र 3 में भारत के तटों को पहचानो और बताओ कि भारत की तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक अरब सागर को छू रही हैं। ये भारत का, इसमें आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मानचित्र 3 ये रहा, जहाँ पर अरब सागर की सीमा यहाँ से गुजरात से शुरू हो रही है, जो कहाँ तक हो रही है, केरल तक इसकी सीमा लगी हुई है, जिसे कोंकण तटीय मैदान कहते हैं, काठियावाड़ तटीय मैदान। जो आपको इसके पास दिख रहा है ये काठियावाड़ तटीय मैदान है।
अगला प्रश्न है तीसरा, भारत के मानचित्र 3 में पूर्व दिशा में देखिए कि भारत की तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक बंगाल की खाड़ी से मिल रही हैं। ये भारत का रिक्त स्थान तट है। तो इसमें हम लिखेंगे भारत का जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें मानचित्र 3 में कि ये पूर्वी क्षेत्र ये रहा, इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर तमिलनाडु से शुरू हो रहा है जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक जा रहा है ये। तो ये इसके पूर्वी तटीय मैदान है जिसे कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगली लाइन की ओर। पश्चिमी तट, ये उत्तर में गुजरात में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये तट भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। इस तट पर बंदरगाह हैं स्थित हैं जहाँ से भारी मशीनरी व पेट्रोलियम तेल आयात होते हैं और लोहा, अनाज व वस्त्र निर्यात किए जाते हैं यानी कि बेचे जाते हैं। पश्चिमी तट के दक्षिण में कन्याकुमारी हैं। पश्चिमी तट के क्षेत्र वे राज्यों के भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं जो नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए हैं। आपको दिख रहा है कि काठियावाड़ का तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, दो मैदान आ रहे हैं। ये इसका मैदान हो गया। अब है ब यानी कि पूर्वी तट। ये कन्याकुमारी से अब हम पूर्वी तट की ओर यात्रा करेंगे और उत्तर दिशा की ओर जाते हुए हम भारत के कई राज्यों से गुजरेंगे। ये हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पूर्वी तटीय भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि मानचित्र 3 को देखो तो सबसे पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है। इन राज्यों का तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है। इस तट पर हमें कई बड़ी नदियाँ मिलेगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और भारत दूसरा है इसकी लाइन, भारत के मानचित्र 2 को देखकर 4 नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्या आप जानते हो कि तट के पास आकर ये नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कक्षा में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके पता करो। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। हम इसमें यह भी प्रश्न पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियों के नाम। तो इसमें एक तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदी हो गई हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। वे स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती हैं, पानी भी होता है। इन इलाकों में धान की खेती भी अच्छी होती है यानी कि डेल्टा क्षेत्र में बहुत ही अच्छी फसल होती है। तो हमारा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। और क्या आप जानते हो भारतीय सर्वेक्षण संस्था भारत के मानचित्र बनाने वाली मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। इस संस्था ने प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करके भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न पैमानों पर आधारित स्थल दर्शक मानचित्र तैयार किए गए। इस संस्था का मुख्य कार्यालय है उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में है, जैसे कि इसका लोगो दिख रहा है आपको। और गतिविधि 4, इसमें पहला प्रश्न है कि पूर्व तट और पश्चिमी तट में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। पूर्व तट चौड़ा होता है और यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट संकरा होता है और यहाँ नदियाँ जल्दी समुद्र में गिर जाती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है दूसरा इसी का कि भारत के मानचित्र पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मॉडल बनाने में क्या क्या दिखा सकते हैं। तो इसका उत्तर में लिखना है मॉडल में नारियल के पेड़, बंदरगाहें, धान की खेती, डेल्टा और वहाँ की संस्कृति दिखा सकते हैं। भारत की नदियाँ और उनके मैदान। अगली लाइन, भारत की नदियाँ और उनके मैदान। अब हम भारत की नदियों की बात करते हैं
और उसके प्रभावों को इस भूभाग पर देखते हैं। आओ हम कुछ नदियों के मैदान और उनके प्रवाह क्षेत्र देखें। इन नदियों को भारत के मानचित्र 2 में ढूंढते हैं, जहाँ पर सतलज, झेलम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ। जब आप मानचित्र 2 में देखोगे तो इन सभी नदियों का प्रभाव क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अब अगली लाइन, मैदानी भाग में नदियाँ। नदियाँ पहाड़ों के बीच बहने के बाद मैदानों में मिट्टी बिछलाती चलती हैं। मानचित्र 2 नंबर में देखो, हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक विशाल मैदान है। यहीं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों का मैदान है। इसे उत्तर का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन बिल्कुल समतल व मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, दालों, फलों और सब्जियों की खेती अधिक होती है। इस उपजाऊ मैदान में घनी आबादी बसी है और कई बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि दिल्ली, प्रयागराज, पटना, कोलकाता। आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, किताब में खोल कर भी आप देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। चौथे नंबर का टॉपिक है हमारे पर्वत और पहाड़। अब थोड़ी बातचीत हमारे पहाड़ों के बारे में करें। भारत के उत्तर में आकाश छूती पर्वत मालाएँ हैं। एक के बाद एक पहाड़ों की श्रृंखला होने के कारण इन्हें हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। यह पहाड़ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं। 5 नंबर का टॉपिक है थार का रेगिस्तान, जो हमारे राजस्थान में है। भारत के पश्चिम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश की बहुत ही कमी होती है। वहां दूर दूर तक रेत फैली हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि आपको दिख रही होगी अपने आसपास, और पेड़ पौधे बहुत कम नज़र आते हैं। ये रेगिस्तान है जो थार के नाम से जाना जाता है, यानी कि थार का रेगिस्तान कहलाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जाने पर हम थार का रेगिस्तान देख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम मारवाड़ की ओर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलेगा और पूर्वी क्षेत्र में बहुत कम रेगिस्तान है। यहाँ के लोग भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। गतिविधि 5, इसमें पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र में लोग कैसे रहते होंगे और क्या करते होंगे, इनके बारे में पता कीजिए। तो इसका उत्तर है कि इस क्षेत्र यानी थार के रेगिस्तान में लोग साधारण घरों में रहते हैं। यहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए लोग कम पानी में जीवन जीना सीखते हैं। लोग पशुपालन करते हैं और भेड़, बकरियां व ऊँट पालते हैं। कुछ लोग खेती और हस्तशिल्प का काम भी करते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी का है कि यहाँ के कौन कौन से जानवर मिलते हैं, इन जानवरों का उपयोग लोग कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ ऊँट, भेड़ और बकरियां मिलती हैं। ऊँट का उपयोग सामान ढोने और यात्रा करने के लिए किया जाता है। भेड़ से ऊन मिलती हैं और बकरियों से दूध मिलता है। ये इसका उत्तर हो गया। 6 नंबर का टॉपिक है दक्कन का पठार, यानी कि उत्तर के मैदान से दक्षिण तक फैला भारत का लंबा चौड़ा भूभाग पठारी है। यह भूभाग ऊंचाई पर हैं। कहीं कहीं मिट्टी गहरी है और कई जगहों पर पथरीली हल्की मिट्टी है। यहाँ बहुत से क्षेत्रों में पानी भी कम बरसता है। ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं। यह क्षेत्र दक्कन यानी कि दक्षिण में का पठार कहलाता है। इन्हीं पठारों में लोहा, कोयला, सोना, एल्यूमिनियम आदि खनिज है जो निकलते हैं। मानचित्र 3 में दक्कन के पठार एवं उसमें पाई जाने वाली नदियों को पहचानो और भारत के खाली मानचित्र में उसकी स्थिति को दर्शाना है। इस मानचित्र को आप अच्छे से देख लेना है। और एक और बता दें कि ये दिख रहा है आपको, ये कौन है और ये क्षेत्र कहाँ, ये दक्षिण का क्षेत्र है। अब हम विद्यार्थियों जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर देखेंगे। पहला है प्रश्न, भारत के उत्तर में स्थित पर्वतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है
भारत के उत्तर में स्थित पर्वत हिमालय पर्वतमाला है फैली हुई हैं। दूसरा प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसका उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्य आते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका उत्तर है भारत के समुद्री तट रेखा से लगे हुए राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। चौथा प्रश्न, थार का रेगिस्तान किन राज्यों में फैला हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है थार का मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है तथा इसका कुछ भाग गुजरात में भी हैं। पांचवा प्रश्न, दक्कन के पठार में पाई जाने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो इसमें पाई जाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में गतिविधि आधारित प्रश्न नंबर 6। भारत के भौगोलिक प्रदेशों को पहचाने और सही नाम लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है कि भारत के मानचित्र में भौगोलिक प्रदेशों को देखकर और शिक्षक की सहायता से उनके सही नाम लिखकर अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न 7वां, खाली मानचित्र में किन किन स्थानों को चिन्हित करने का अभ्यास करना है? इसका उत्तर है खाली मानचित्र में हिमालय, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, गंगा नदी का मैदान, तटीय क्षेत्र और प्रमुख नदियों को चिन्हित करने का अभ्यास करना है। अब है समूह चर्चा वाले प्रश्न नंबर 8। भारत के मैदानी प्रदेश में रहने से कौन कौन से लाभ और चुनौतियां हो सकती हैं? इसका उत्तर है भारत मैदानी प्रदेश में रहने वाले प्रमुख लाभ उपजाऊ भूमि, खेती में सुविधा और परिवहन आसान है। चुनौतियां हैं बाढ़ का खतरा और जनसंख्या अधिक होना। अगला प्रश्न 9वां, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको दैनिक दिनचर्या कैसे अलग होती? तो इसका उत्तर है यदि हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते तो हमें चढ़ाई करके चलना पड़ता, ठंड अधिक होती और खेती कम होती। दैनिक जीवन मैदानी क्षेत्र से अलग होता है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है शिक्षक की सहायता से भारत के मानचित्र में निम्न शहरों को दर्शाएं। जैसे कि यहाँ पर 4 शहर दिए गए, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर। तो आपको दिख रहा है मानचित्र, यहाँ पर जो है यहाँ पर मुंबई है और चेन्नई में यहाँ पर नीचे वाले दक्षिणी राज्यों में आएगा। और कौन दर्शाए गए हैं? अहमदाबाद जो गुजरात में आता है, यहाँ पर राजधानी है, और जयपुर है जो यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसको भर देना है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।